वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द वर्ब वॉइस। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों के समझने में आसानी पैदा करने के लिए मैंने इसे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये इस वक्त इस टॉपिक का पहला पार्ट है जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर हम जस्ट इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे कि वर्ब वॉइस होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इसी तरह मजीद कुछ अहम पॉइंट्स जो है इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे दिए गए चंद नोट्स जो हैं इनको पहले पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, फिर हम लेक्चर को शुरू करेंगे। जी तो स्टार्ट करते हैं। पहला नोट है, अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ टेंसेस इज एसेंशियल फॉर लर्निंग ऑफ वर्ब वॉइस। जी, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आपको वर्ब वॉइस नहीं आ सकता, तो ये आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको टेंस नहीं आते तो यहीं पे वीडियो को बंद करें, पहले टेंसेस सीखें, फिर आप वर्ब वॉइस की तरफ आए। नेक्स्ट है, मस्ट वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब वॉइस। हाँ जी, ये पार्ट 1 यही है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं जिसमें हमने 1 बाय 1 डिफरेंट जो है टेंसेस के पैसिव वॉइस को समझेंगे तो उनके साथ ये नोट्स साथ ही रहेंगे, तो उनके हवाले से ये गाइड किया गया है। तो ये अभी आप फर्स्ट ही देख रहे हैं। फॉलोइंग थिंग्स आर प्रीरेक्विजिट फॉर एजुकेट लर्निंग ऑफ वर्ब वॉइस। हाँ जी, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे ग्रीन इंक के अंदर लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले आनी चाहिए वर्ब वॉइस से। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मुश्किल हो जाएगी, आप नहीं समझ पाएंगे ठीक तरह से। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जी? टेंसेस ऑफ वर्ब है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बड़ा है लेकिन चलो बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पर्सनल प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। नाउन की केस फॉर्म्स कौन सी होती हैं ये आपको पता हो, नंबर एंड जेंडर का कॉन्सेप्ट हो और वर्ब की फॉर्म्स भी आपको आती हों। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप टॉपिक को जो है वर्ब वॉइस को ठीक तरह से समझ सकेंगे, वरना आप कंफ्यूज ही रहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब आपके लिए सहूलत क्या है, लिंक्स और वीडियोस फॉर ऑल दीज अबव टॉपिक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें जो है नोट्स के अंदर दी गई हैं, इनके लिंक्स मौजूद हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके बड़ी आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर जो है आप वर्ब वॉइस जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वर्ब वॉइस को, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। It is that form of the verb which indicates whether the subject of the sentence does something or something done to it. Simple. पहली तो बात यह है अगर हम वर्ब वॉइस की बात करें तो ये वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की एक फॉर्म है जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है आया कि वो कुछ काम कर रहा है या उसके साथ कोई काम हो रहा है, उसके साथ कुछ हो रहा है। ठीक है, ये वर्ब वॉइस हमें बताएगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब वॉइस एज फॉलोड। वर्ब वॉइस की 2 काइंड्स हैं। सबसे पहले है एक्टिव वॉइस। अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। ये बात आपने फिर ज़हन में रखनी है कि वर्ब वॉइस बेसिकली वर्ब की फॉर्म है। तो जब हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करनी है तो बेसिकली हम वर्ब की ही बात कर रहे हैं। अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट परफॉर्म सम फंक्शन। जी, अगर एक सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ जो उसका सब्जेक्ट है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उस वर्ब को हम कहेंगे कि ये हमारा एक्टिव वॉइस में। जैसे क्या है, अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है। अब क्या है, अली विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब राइट। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ब है वो राइट है और अली इसका क्या है, सब्जेक्ट है। परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस के अंदर जो अली है जो कि सब्जेक्ट जो कि वर्ब राइट का सब्जेक्ट है वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो चूंकि इस सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस के अंदर है। सो वी मे से दैट सच अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस बिकॉज इट्स सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, यानी इसका सब्जेक्ट जो है वो एक्ट कर रहा है, फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है दी पैसिव वॉइस। अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन समथिंग इज हैपन टू इट्स सब्जेक्ट। हाँ जी, ऊपर वाले के उल्टा है कि अगर किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि वो फंक्शन रिसीव कर रहा है या उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो गया है, तो फिर ऐसे वर्ब को हम कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है। द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन इन द सेंटेंस। जी, अ लेटर इज रिटन बाय अली। अली से एक खत लिखा गया। अली विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब
receives the action of writing। अब यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस के अंदर जो अली है, डेफिनेटली ये वर्ब राइट जो है उसका सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या ये एक्शन रिसीव कर रहा है, कौन सा एक्शन रिसीव कर रहा है, राइटिंग का, ठीक है। तो सो वी मे से that such a verb is said to be in the passive voice because its subject suffers or receives some action। यानी अब जब आपका सब्जेक्ट जो है एक्शन के अंदर वो रिसीव कर रहा है एक्शन, तो फिर वो पैसिव वॉइस में। इसको मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ सारे को। जो आपका वर्ब वॉइस है ये क्या है, ये वर्ब की फॉर्म है। एक सेंटेंस के अंदर अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो वर्ब जो है वो क्या है, वो एक्टिव वॉइस के अंदर है। अगर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन रिसीव कर रहा है या उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है या उससे कुछ मामला बीत रहा है, तो उस हालत में जो वर्ब होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो पैसिव फॉर्म है उसकी। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अली लव्स नवीद, अली नवीद से मोहब्बत करता है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, नवीद इज लव्ड बाय अली। तो अब अली जो है, आप देखें ना, नवीद पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था, अली सब्जेक्ट था, अब उल्ट हो गया है। नवीद जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया और अली जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। और आपको पता है ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जो एक्शन को रिसीव करती है वो को, तो लिहाजा यहाँ पे अब अली जो है, पहले वहां पे अली एक्शन कर रहा था, यहाँ पे अली क्या कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो लिहाजा इट मीन्स कि यहाँ पे जो लव था ये एक्टिव वॉइस थी इसकी फॉर्म जो है, और यहाँ पे ये इज लव्ड बन गया है, ये इसकी अब पैसिव फॉर्म होगी। इस नेक्स्ट सेंटेंसेस में भी ऐसे ही है। आसिफ इज सॉल्विंग द पेपर, पेपर ऑब्जेक्ट है, आसिफ जो है सब्जेक्ट है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो लिहाजा इज सॉल्विंग ये एक्टिव वॉइस में वर्ब है। नेक्स्ट देखें ना, पेपर इज सॉल्व बाय आसिफ। अब यहाँ पे क्या है कि पेपर जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, आसिफ ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो इट मीन्स ये अब क्या कर रहा है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे इज सॉल्विंग जो है ये एक्टिव वॉइस है वर्ब की, और यहाँ पे इज सॉल्व जो है ये है पैसिव फॉर्म है वर्ब की। नेक्स्ट है हु डिड दिस, ये किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाय हुम वाज दिस डन। नेक्स्ट है डू इट, ये एक्टिव फॉर्म है और इसकी पैसिव फॉर्म होगी लेट इट बी डन। ये थोड़ा सा हम आगे जब टेंसेस को स्टडी करेंगे ना डिफरेंट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहीं पे देखें कि सब्जेक्ट किस तरह से ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो जब सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, एक्शन रिसीव कर रहा है, तो वो आपकी पैसिव फॉर्म में आ गया। इसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको याद रहे। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स इट इज इंडिकेटेड दैट व्हेन द वर्ब इज चेंज्ड फ्रॉम active to passive voice, the object of the transitive verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice। हाँ जी, यहाँ पे एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में आगे क्या बन जाता है, वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नवीद विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ इज लव्ड इन द पैसिव वॉइस। हाँ जी, ये नवीद जो है ये यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अंदर आके क्या बना है कि ये आपका सब्जेक्ट बन गया है। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रॉम above discussion it is concluded that only transitive verbs can be used in the passive voice as an intransitive verb has no object। हाँ जी, ये तो बड़ी क्लियर बात है ना कि intransitive verb जो है उसका पैसिव फॉर्म नहीं बन सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो उसने फिर वो जो है उसके साथ कन्वर्ट करना है ना, कि ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा। तो अगर एक वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर उसकी पैसिव फॉर्म नहीं बन सकती। इट मीन्स कि आपका जो ट्रांसिटिव वर्ब होगा उसी को ही आप पैसिव फॉर्म उसी की हो सकती है, इन ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव फॉर्म नहीं हो सकती। तो एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव फॉर्म। जी, ये बात मैंने अभी आपको बता दी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ये टॉपिक क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम वर्ब वॉइस के टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। एक्टिव वॉइस से हमारा काम तो चल रहा है, हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती क्यों है, क्यों हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। वाई पैसिव कंस्ट्रक्शन इज यूज, पैसिव कंस्ट्रक्शन जो है वो क्यों यूज की जाती है। फॉर एक्यूरेट यूज ऑफ द वर्ब वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट that when to use a verb in active voice and when to use it in passive voice। जी, अगर आप वर्ब का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एडिकेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मुनासिब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, इस चीज़ की सेंस होनी चाहिए कि वर्ब को आपने कब एक्टिव फॉर्म में यूज़ करना है और कब आपने उसको पैसिव फॉर्म में यूज़ करना है। ये तो हमने अब देख लिया है कि वर्ब जो है ये एक्टिव फॉर्म में भी यूज़ होता है और ये
पैसिव फॉर्म के अंदर भी यूज होता है। अब इसमें यहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज काम करती है। एक जो मेच्योर राइटर होता है, एक एक्सपर्ट राइटर होता है, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो है तजर्बा होता है, जिसको आते हैं टेंसेस और वो सारी चीज़ें, तो उसको पता होता है कि ये जो सेंटेंस है ये मैंने यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में लिखना है या इसको पैसिव फॉर्म में लिखना है। क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि ड्यू होता है कि आप इन्हें पैसिव फॉर्म में लिखें। अगर आप एक्टिव में लिखेंगे ठीक तो होगा, लेकिन आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके समझेंगे। तो इसलिए अगर आप वर्ब को ठीक तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको एक्टिव फॉर्म में लिखना है या आपने उसे पैसिव फॉर्म में लिखना है। अच्छा, अब इसी चीज़ को समझने के लिए ज़रा कि ये क्यों यूज़ करते हैं हम। अच्छा, वैसे ये एक पूरा सेपरेट टॉपिक है बहुत बड़ा कि यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस, तो वो आगे आएगा जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें मजीद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम क्यों समझ रहे हैं टॉपिक, पैसिव वॉइस हम समझने क्यों जा रहे हैं। तो अब इसी हवाले से हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में। अच्छा, एक अब नई चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं पैसिव वॉइस में, एजेंट। एजेंट का मतलब भी ये है कि काम करने वाला। लेकिन होता क्या है कि जब आपका सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में आता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो वो होता तो ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन हम उसे एजेंट कहेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल एक्शन कर वही रहा होता है। नो डाउट के पैसिव फॉर्म में हमें लग ऐसे रहा है कोई एक्शन रिसीव कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसने ले ली, लेकिन है वही एजेंट। तो इसको थोड़ा सा देख लें। व्हाट इज एन एजेंट इन अ सेंटेंस? द एंटिटी, हाँ जी, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, विच परफॉर्म्स द एक्शन, यानी जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली, यानी उसके एक्शन की वजह से ही सेंटेंस को बनाने की जरूरत पेश आई है। यानी इसे आप डूअर ऑफ द एक्शन भी कह सकते हैं। इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एज एजेंट। एजेंट का लफ्ज हम जो है वर्ब वॉइस जब पढ़ते हैं तो उसी में यूज होता है। अमूमन हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही यूज करते हैं। तो जो एक्शन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन, एक्चुअली उसे हम एजेंट कहते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वाली जगह पे हो या चाहे वो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ गया। अ वर्ब इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस when the agent is meant to make prominent। अच्छा, अब आप वो वाले सवाल का जवाब यहाँ पे आने लगा है कि हम पैसिव वॉइस को यूज क्यों करते हैं। देखें, अगर तो जो एजेंट है, काम करने वाला, सेंटेंस के अंदर आप उसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, यानी आपका एम्फसिस उस पे है कि काम किया किसने, तो फिर आप यूज करेंगे एक्टिव वॉइस। जैसे अली राइट्स अ लेटर। अब अली यहाँ पे क्या है, नो डाउट ये सब्जेक्ट भी है लेकिन एजेंट भी है ना, काम ये कर रहा है, ये एजेंट है। और लेटर क्या है, थिंग एक्टेड अपॉन। लेटर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म किया गया है, जिसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म किया गया है, ठीक है। और अली क्या है, ये क्या है, एजेंट है। तो अब हम अली को बेसिकली प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, हम एजेंट को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसे एक्टिव वॉइस के अंदर यूज किया। अच्छा, a verb is used in passive voice when the person or thing acted upon is meant to make prominent। अच्छा, अब अगर आप एजेंट को प्रोमिनेंट नहीं करना चाह रहे, आप उस चीज को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, तो फिर आप पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। इस बात को फिर समझें, एक सेंटेंस के अंदर अगर आप डूअर ऑफ द एक्शन यानी एजेंट को अगर प्रोमिनेंट करना है, उसको एम्फेसिस करना है, तो एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे उसको ले आएंगे। और अगर आपने उस चीज को प्रोमिनेंट करना है जिसने एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, तो फिर आपने पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्शन में यूज करनी इस बात को, उसको आप सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आएंगे। ये आगे एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। However, a verb in passive form is preferred over active voice when the agent in a sentence is not known or it is not clear enough। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अगर आपको एजेंट का पता ही नहीं है, जस्ट आपको एक्शन का पता है कि यार ये काम हो गया है, किया किसने नहीं पता, तो फिर आपने पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन ही यूज करनी है, फिर एक्टिव में नहीं जाना। और नॉर्मली अगर हम एक सेंटेंस में बात करें कि भाई पैसिव वॉइस हम यूज क्यों करते हैं, तो आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि भाई जब हमें सब्जेक्ट का नहीं पता होता या जब हमें एजेंट का नहीं पता होता कि एजेंट कौन है, ठीक है, तो फिर हम पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। या एजेंट का पता नहीं होता या एजेंट अंडरस्टूड होता है, ठीक है, या आप जनरल सेंस में कोई बात कर रहे हैं भी यार ये काम हुआ है, जिसने भी किया इस चीज से हमें कोई कंसर्न नहीं, भाई ये काम हो गया, तो आप पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। तो एक वर्ड में अगर आपसे ये कहें कि भाई क्यों पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसमें यही कहेंगे कि भाई जब हमें एजेंट का नहीं पता, या बात का आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का भी नहीं पता, तो सब्जेक्ट भी बेसिकली इसी सेंस में आता है ना, डूअर ऑफ एक्शन, तो हमें नहीं पता तो हम पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन जो यूज करते हैं। अच्छा, अभी इसको देखते हैं कि कहाँ पे हमने पैसिव वॉइस यूज करना है, कहाँ पे हमने एक्टिव वॉइस यूज करना है। वही वाली बात जो यहाँ पे मैंने की थी कि एक एफिशिएंट जो है, आप स्पीकर हैं या राइटर हैं लैंग्वेज के, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने एक्टिव फॉर्म को यूज करना है और कहाँ हमने पैसिव फॉर्म को यूज करना है। अभी यहाँ पे देखें, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय अली।
एक खत जो है वो अली से लिखा गया है। अब इसका मतलब है कि अली जो है इसे भी हम प्रोमिनेट कर रहे हैं। खत तो लिखना एक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बात तो ये कि लिखा किसने। तो लिहाजा अली हैज रिटन अ लेटर, आप यहाँ पे पैसिव में कंस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, बेहतर ये होगा कि यहाँ आप एक्टिव वॉइस के अंदर कंस्ट्रक्शन को रखें। ये मैंने लिख भी दिया है कि ये लेस प्रीफर्ड है, ये मोर प्रीफर्ड है। अच्छा, सिमिलरली समबॉडी हैज रिटन अ लेटर, किसी ने ये खत लिखा है। अब वही वाली बात आ गई कि डूअर जो है, जो एजेंट है, उसका पता नहीं है, जनरल बात है, या ये खत पड़ा हुआ है, इसको छोड़ेंगे किसने लिखा है, जिसने भी लिखा है आप ये खत देखें, इसका मतलब है कि जो एजेंट है उसका कोई पता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो लिहाजा यहाँ पे एक्टिव वॉइस में बात मजा नहीं आ रहा है। देखें ना, समबॉडी हैज रिटन अ लेटर, ये गलत है, ये गलत तो नहीं, यानी आप कह लें कि ये लेस प्रीफर्ड है, ठीक है। तो मोर प्रीफर्ड ये चीज होगी, अ लेटर हैज बीन रिटन, एक खत जो है वो लिखा गया, लिखा किसने, इस चीज से हमें वो कंसर्न नहीं। और देखें, पीपल स्पीक उर्दू ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग जो हैं तमाम दुनिया में उर्दू बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस तो सही है, लेकिन इससे अच्छा लिखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि यार जनरली अब पीपल कौन है, कोई भी हो सकता है, कोई जो सब्जेक्ट है ये हमारा कह लें कि इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, बोली जाती है जो उर्दू, कौन कौन बोल रहा है पता ही है, जनरली बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसलिए हमें इसे एक्टिव वॉइस में लिखने की जरूरत नहीं है। बेटर ये होगा उर्दू स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जारी बात है बोलते तो लोग ही है ना, कुछ जानवर तो नहीं बोलेंगे, तो ये चीज मेंशन करने की हमें जरूरत नहीं है कि लोग बोलते हैं, उर्दू इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ज्यादा प्रीफर्ड, ज्यादा ये अच्छा होगा सेंटेंस। अच्छा, अगर इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में इस तरह से कर दें, उर्दू स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये बिल्कुल, हालांकि ये सेंटेंस ठीक है लेकिन आपने करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पीपल है ये जरूरी नहीं है मेंशन करना इसको, ठीक है, जनरल सेंस में बात हो रही। तो पैसिव में भी आपने करना है तो आप इस तरह से करेंगे, बाई लगा के पीपल नहीं लगाना आपने। ये आगे आ रहा है कि ये बाई क्यों लगाते हैं। इन सेंटेंसेस लाइक अबव, यानी इनकी बात की जा रही है, वेयर एजेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट इट इज नॉट मेंशन्ड विद बाय, जब आपका एजेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको जरूरत, अब पीपल इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप बाई लगा के इसके साथ इसको यूज करें। However, in other sentences where the agent has some importance and is necessary to complete the sense, अच्छा, अगर एजेंट इंपॉर्टेंट है, यानी आप प्रोमिनेंट तो करना चाह रहे हैं आप उस चीज को जिसके ऊपर जो एक्शन हुआ है, जब आप उसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप पैसिव कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका एजेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि उसको भी मेंशन करना है, क्योंकि उसके बाद बगैर बात नहीं क्लियर हो रही या उसकी भी इंपॉर्टेंस है, तो फिर आप उसको रिटेन करेंगे, लिखेंगे आप बाई के साथ एजेंट को लिखेंगे, जैसा कि आप कह लें कि यहाँ पे लेटर हैज बीन रिटन बाय अली, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो विद बाय कैन नॉट बी अवॉइडेड एज अ लेटर हैज बीन रिटन बाय अली। अब ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे बाई पीपल इसने नहीं लगाना क्योंकि एजेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इसको हमने क्यों प्रेफर किया है, फर्ज करें अगर हम करते हैं तो उसमें यह है कि हमारा फोकस लेटर पे है, इसलिए हम इसे पैसिव वॉइस में लेंगे, लेकिन अली की भी हमने, अली जो है ना वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी चाहिए कि वो खत लिखा किसने, तो लिहाजा क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया लेटर, कि कोई बात इस चीज ऐसी चल रही है कि उसमें जो बहस का मौजू है वो खत है, वो खत की बात हो रही है, लेटर की, या ये लेटर वो लेटर आया था, लेटर गया था, तो जो बहस का मौजू है वो लेटर है, इसका मतलब है लेटर जो है इसकी मोर प्रोमिनेंस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर हम इसे पैसिव वॉइस में लेंगे, हमने लेटर को रखा सब्जेक्ट के तौर पे। लेकिन साथ साथ आप ये भी कहते हैं यार ये लिखा किसने है, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें क्या है, हमें अली को भी साथ में मेंशन करना पड़ा, तो फिर हम इसको प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर बात सिर्फ लेटर की हो रही है तो उसमें फिर ये आ जाएगा अ लेटर हैज बीन रिटन, ठीक है, अ लेटर हैज बीन रिटन। और अगर बात अली की हो रही है कि खत लिखा किसने, सिर्फ लिखने वाले का अगर इंपॉर्टेंस आ रही है तो फिर ये करेंगे अली हैज रिटन अ लेटर, ठीक है ना। तो इसको फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखें जी, आपने ये देखना है कि आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं। अगर तो आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, जैसे हम कहते, जैसे खत की मिसाल ले ली है, बात खत की हो रही है, जेर बहस जो है बात वो खत की है, ठीक है, बहस का मजमून खत है, तो फिर आप इसे क्या करेंगे, पैसिव कंस्ट्रक्शन में ले जाएंगे, यानी खत को आप पहले लिखेंगे। और साथ में आप ये भी कहते हैं कि यार इस बात की भी थोड़ा बहुत हमें इंपॉर्टेंस है, इस चीज की भी, लिखा किसने है, तो लिहाजा फिर बाई लगा के हम एजेंट को भी लिखेंगे साथ में, ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ खत की बात हो रही है, लिखने वाले की टेंशन है ही नहीं,
तो फिर उसको मेंशन ही नहीं करना, अ लेटर हैज बीन रिटन, फिर इसको प्रेफर करना है। अच्छा, और अगर हमारे साथ, ठीक है, अगर लेटर की प्रेफरेंस है, ठीक है, तो अगर लेटर की प्रेफरेंस है तो सिर्फ आप इसको करेंगे। अगर लेटर की ज़्यादा प्रेफरेंस है, यानी ज़ेर बहस मौजू जो है वो लेटर है, और साथ में आपने जो है वो डूअर का भी जो है, जो आपका एजेंट है उसकी भी किसी कदर इंपॉर्टेंस है, तो फिर आप ये वाली कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। और अगर लेटर की सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, असल चीज़ ये है कि ख़त लिखा किसने है, बात उसकी हो रही। ज़ेर बहस जो बंदा है, अब वो ज़ेर बहस जो मौजू है वो ख़त नहीं है, ख़त को लिखने वाला है। यार अहमद ने लिखा नहीं, असलम ने लिखा होगा, यार मेरा ख्याल है ये आतिफ आया था वो रख के गया। तो ये अब जो ज़ेर बहस बात है वो ख़त लिखने वाली के, तो फिर ये कंस्ट्रक्शन है। लेटर की सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है वो पीछे चला जाएगा। अली हैज रिटन लेटर, तो आप जो एक्टिव वॉइस जो है मोर प्रेफर करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, वैसे तो हर एक, जब हमने टेंसेस को देखना है आगे जाके उनकी पैसिव कंस्ट्रक्शन को, तो उसमें ही बात होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको क्लू जरूर देना चाहूँगा। लेकिन इसकी बड़ी सिंपल है टेंसेस के अंदर, तो ये है ना कि हर एक टेंस की अलग-अलग से उसकी कंस्ट्रक्शन है। इसमें सिंपल कंस्ट्रक्शन है, आपका वर्ब बी होगा, यानी बी की कोई ना कोई फॉर्म यूज होगी और साथ में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाकी तो आपको पता ही है ना, सब्जेक्ट है, एजेंट है, ऑब्जेक्ट है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब बी जो है, बी की फॉर्म सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। अब ये जो हमारे पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है उसमें बी की सिंगुलर फॉर्म्स कौन सी होंगी, इज, एम, वाज और हैज। ये कहाँ पे यूज होनी है, यूज विद सिंगुलर पर्सन, यानी आपका पर्सन अगर जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। अब सिंगुलर पर्सन कौन से हैं, आई है, यू है, ही है, शी है, इट है, ये आपको सिंगुलर नाउन है। इसी तरह जो आपका बी है उसकी प्लूरल फॉर्म्स कौन सी हैं, आर है, वर है और हैव है। ये यूज विद प्लूरल पर्सन, तो ये प्लूरल पर्सन के साथ यूज होगी। वो कौन से हैं, वी है, यू है, यू आपको पता है सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, दे है, इसके अलावा प्लूरल नाउन है। तो इसके अलावा हैड होता है, हैड जो है उसमें चेंज नहीं आना, पास्ट के अंदर वो आगे टेंसेस के अंदर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके जो प्रोनाउंस हैं उनके अंदर चेंज आएगा डेफिनेटली, जब आपका जो सब्जेक्ट है उसकी यानी एजेंट जो है आपका वो चला गया है आपका उसमें ऑब्जेक्ट वाली जगह पे, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर वो प्रोनाउन है, एजेंट प्रोनाउन है, तो जब वो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे जाएगा तो फिर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप लिखेंगे, यानी आई आपका मी बन जाएगा, वी अस बन जाएगा, यू से यू ही रहेगा, ही से हिम बन जाएगा, शी से हर बन जाएगा, दे से देम बन जाएगा। ये चीज़ें वैसे आपको ये पर्सनल प्रोनाउन वाले टॉपिक में समझ आएंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दी है आपकी याद दहाने के लिए कि जब आपका सब्जेक्ट जो है यानी एजेंट जो है, एजेंट कोई प्रोनाउन है और उस एजेंट को आपने वर्ब के बाद में यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो डेफिनेटली फिर उसकी फॉर्म आपने ऑब्जेक्टिव रखनी है। अब आई आपकी नॉमिनेटिव फॉर्म है तो उसकी एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होगी। इस तरह वी से एस, यू से यू, ही से हिम, शी से हर, दे से देम। तो व्यूअर्स, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि ये हमारा वर्ब वॉइस होता है, क्या ये पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर हम 1 बाय 1 जो है वो हम एक एक टेंस का जो है एनालिसिस करेंगे वर्ब वॉइस के हवाले से, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और इस तरह से पूरी डिटेल से। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका ये वर्ब वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।